हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी आशा करते हैं अच्छे होंगे। अपनी तैयारी को दिन प्रतिदिन बहुत बेहतर तरीके से जारी रखे होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित लगभग 10 चैप्टर्स हैं। वो जैसे 10 चैप्टर्स हैं ये हम आज कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें से ये हैं 10 चैप्टर्स। बौद्ध और जैन धर्म, पानीपत के सभी युद्ध, चोल वंश, कुषाण वंश, खिलजी वंश, मुगल वंश, दिल्ली सल्तनत और भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, इनसे संबंधित क्वेश्चंस और इंडियन नेशनल मूवमेंट से संबंधित, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित ये लगभग 300 प्रश्न होने वाले हैं। ये जो है एक क्लास 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, जिसमें 500 प्रश्न हम करने वाले हैं। तो इतना सारा कंटेंट एक मेमोरी में इकट्ठा नहीं हो पाएगा, छोटा सा फ़ोन है, तो इसीलिए 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देंगे। प्यारे साथी, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए सबसे पहले क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहला प्रश्न है आपका, किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है। तो आपको बता दें कि एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है, आप हमें बताएंगे उससे पहले, उसके बाद में हम आपको बताते हैं। तो बताएंगे कि एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है। तो ये गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म से संबंधित है ना, तो गौतम गौतम बुद्ध ही होंगे ये। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है आपका। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल एक वन था जिसे किसके नाम से जाना जाता है। तो उसे प्यारे साथी जाना जाता है लुम्बिनी के नाम से। वो अब लुम्बिनी के नाम से प्रसिद्ध है, और लुम्बिनी उसमें भी कहा जाता है, इनके जो ग्रंथ हैं उसमें भी कहा जाता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपका, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है। किसके द्वारा अंकित किया जाता है, तो ये अंकित किया जाता है ऑप्शन नंबर ए, अशोक मौर्य का जो रोमिनदेही स्तंभ है इसके द्वारा अंकित किया जाता है। इसी में सारी की सारी बातें इसकी लिखी हुई हैं। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार गौतम बुद्ध की जयंती के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें प्यारे साथी कि होलिका दहन जो होती है ये हिरण्यकश्यप की जो मृत्यु हुई थी, हिरण्यकश्यप की मृत्यु से संबंधित है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये जो पोंगल है, ये पोंगल जो है सिख धर्म में मनाया जाता है। और ये जो महाशिवरात्रि का है वो हम सबका बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है। शिव की जयंती है एक, और बेशक जो है ये मनाया जाता है गौतम बुद्ध की जयंती के रूप में प्यारे साथी। तो अगला प्रश्न हो जाता है आपका, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम जो था वह सिद्धार्थ था प्यारे साथी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, बुद्ध किस वंश से संबंधित है। हाँ, वंश किस से संबंधित थे, तो शाक्य वंश से ये संबंधित थे। अगला प्रश्न हो जाता है आपका, बुद्ध नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। कौन सा गण था वो, तो शाक्य गण था, अभी हमने बताया शाक्य गण से वे संबंधित थे। अगला प्रश्न हो जाता है आपका, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था। तो इनके गुरु थे अलार कलाम, हैं अलार कलाम इनके गुरु थे। अगला प्रश्न है आपका, भगवान बुद्ध द्वारा ग्रह त्याग की घटना को क्या कहा गया है। तो इनकी जो ग्रह त्याग की घटना है इसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ये महाभिनिष्क्रमण इनकी घटना है, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है आपका, बुद्ध का अर्थ क्या है। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त। जो ज्ञान प्राप्त होता है वही बुद्ध होता है, उसमें बुद्धि ज़्यादा होती है तो बुद्ध होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, 4 महान सत्य अवधारणा किस धर्म में से इन धर्मों में से किसकी है। तो इसी की है, बौद्ध धर्म की है। ये बौद्ध धर्म के क्वेश्चन चल रहे हैं, बौद्ध धर्म की ही होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया था। पहला उपदेश जो दिया था प्यारे साथी सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न है, सब कष्टों का कारण है यही इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है। तो यही था बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाता है आपका। अगला प्रश्न है साथी, भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था। तो सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था उन्होंने, ये था सारनाथ, है ना। सारनाथ में सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था और यहीं पर सबसे पहला उपदेश दिया था। और सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे अगर आपको याद है तो, ठीक। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है। तो प्यारे साथी पाली भाषा में इनके पूरे के पूरे जो इनके उपदेश हैं ये सारे के सारे पाली भाषा में होते हैं। अगला प्रश्न है, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है। तो सबसे ज़्यादा बौद्धवाद के प्रचार के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो सबसे ज़्यादा पाली भाषा का उपयोग किया गया था, सबसे ज़्यादा, ठीक है। अगला प्रश्न है, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं। तो ये त्रिरत्न कहलाते हैं। त्रिरत्न, त्रिवर्ग का कोई संबंध नहीं है, त्रिसर्ग त्रिमूर्ति इससे सबसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है। तो ये मध्यम मार्ग शामिल नहीं है, बुद्ध धम्म और संघ ये सब के सब शामिल होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका,
एक सेकेंड प्यारे साथी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में लिखा है धर्म, और धर्म की जगह पर होना चाहिए था धम्म, है ना, धम्म होना चाहिए था, तभी तो होगा। तो यही ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाता है इसका सही जवाब, कि धर्म त्रिरत्न में शामिल नहीं है। बाकी बुद्ध शामिल है, संघ शामिल है, मध्यम मार्ग भी शामिल है। ठीक है, तो धम्म, ये धर्म जो है सही आंसर इसका हो जाता है, ये शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो किस स्मारक से, कौन सा स्मारक था वह? तो कौन सा स्मारक था आप बताएंगे? वह था महाबोधि मंदिर समूह था, महाबोधि मंदिर समूह था। इसी से इन्होंने ये सारी चीज़ें दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान सब बनाए थे। महाबोधि मंदिर एक प्राचीन बौद्ध मंदिर है। यह भारत के किस राज्य में है? तो यह भारत के बिहार राज्य में है। यह भारत के किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में है। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाता है, धम्म संस्कृत शब्द का है और यह किसका रूप है? तो यह धम्म संस्कृत शब्द धर्म का पाली रूप है ना, पाली रूप है, पाली रूप में है। ठीक है, पाली रूप में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाता है, पाली रूप में है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? कौन सा तत्व था वो धम्म में? तो संघ के प्रति आस्था जो है ये धम्म में नहीं था। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाता है आपका, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से? हाँ, जन्म से है, इनके जन्म से है, संबंधित है ये। बुल का संबंध जो है जन्म से इनके है। अगला प्रश्न हो जाता है साथी, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक की बात करें तो त्रिपिटक थी। त्रिपिटक इनकी पवित्र पुस्तक थी। ठीक है, तो अगला प्रश्न हो जाता है आपका, धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो इसी धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए साथी, अगला प्रश्न है आपका, अब आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे? तो कौन सा वो धर्म था? इसमें ये था जैन धर्म। जैन धर्म स्टार्ट होता है तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे भाई। इसके बाद में जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जो है वो ऋषभ देव को माना जाता है। ऋषभ देव थे, उन्हें ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है इसका। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो पहले तीर्थंकर की बात करें तो ऋषभ देव यही थे, और ऋषभ देव को ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है, यही पहले तीर्थंकर थे। महावीर, जिन्हें पाली साहित्य में निघंता नाटापुत्र के नाम से जाना जाता है, इन्होंने किस नामक धर्म की स्थापना की थी? तो कौन सा धर्म था? तो वो जैन धर्म का स्थापना की थी इन्होंने। तो अगर एक्चुअली में वास्तविक संस्थापक तो यही माने जाते हैं महावीर साहब, लेकिन उसमें कहा गया है कि ऋषभ देव माने जाते हैं। तो आप एक्चुअली में जब क्वेश्चन आए तो ये लगाएंगे कि महावीर स्वामी ही वास्तविक संस्थापक थे, इन्होंने ही, ये 24 तीर्थंकर थे, उन्हें इन्होंने ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है, इन्हें ही। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपका, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? महावीर हैं जैन धर्म के संस्थापक। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, महावीर जयंती पर भगवान महावीर का जन्मदिन मनाया जाता है, तो जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर है? तो ये 24वें तीर्थंकर थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाता है आपका। अगला प्रश्न है, जैनों के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो अंतिम तीर्थंकर भी यही थे, वर्तमान महावीर। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में, कुंडग्राम में हुआ था इनका जन्म। किस राज्य में भगवान महावीर का जन्म हुआ था? कुंडग्राम जो है ये पड़ता है बिहार में। ठीक है, बिहार में इनका जन्म हुआ था साथी। महावीर की माता कौन थी? तो इनकी माता थी त्रिशला, त्रिशला इनकी माता थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाता है। और अगला प्रश्न है, महावीर का मूल नाम क्या था? तो इनका जो है मूल नाम था वर्धमान, और इसीलिए उनको वहाँ वर्धमान महावीर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति की से पूर्व भगवान महावीर का नाम क्या था? तो इनका उस समय नाम था वर्धमान। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न है आपका साथी, किस वर्ष की आयु में महावीर ने घर छोड़ दिया और वन में रहने चले गए थे? तो ये जब 30 वर्ष के थे ना, तभी इन्होंने घर छोड़ दिया था और वन में रहने चले गए थे। वर्तमान महावीर ने कौन सी भाषा में अपनी शिक्षा दी थी? तो इन्होंने जो है प्राकृत भाषा अपनी शिक्षा दी थी। और बौद्ध धर्म कौन सा था? तो उसमें पाली भाषा थी, इसमें प्राकृत भाषा है। ठीक है, तो ये हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो पहली जो जैन महासभा हुई थी उसका आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। ठीक है, पाटलिपुत्र में हुआ था। भगवान महावीर को मोक्ष निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? तो कौन सी स्थान था? वो पावापुरी। पावापुरी जो है, पावापुरी में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में ही, जहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई वहीं पर इनकी मृत्यु भी हुई थी। वर्तमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त किया था?
तो परिनिर्वाण इन्होंने पावापुरी में, वहीं पर पावा में इन्होंने परिनिर्वाण प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य को अंग कहते हैं। जैन साहित्य के जो साहित्य होता है इसको कहते हैं अंग। ठीक है, अंग कहते हैं इसको। अगला प्रश्न हो जाता है आपका, जैन साहित्य को भी कहा जाता है, किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसको जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है। जितने भी जैन साहित्य होते हैं उसको आगम भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है महावीर की शिक्षाएं, जो शिक्षाएं थी इनकी, जो कि लगभग 1500 पूर्व लिखी गई थी, वर्तमान में कहाँ उपस्थित हैं? तो इनकी जो वर्तमान में है वल्लभी गुजरात में इनकी शिक्षाएं जो हैं वहाँ पर उपस्थित हैं, सारी की सारी लिखी हुई हैं। अगला प्रश्न हो जाता है जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? तो जैन धर्म का सबसे आधारभूत महत्वपूर्ण सिद्धांत जो माना जाता है वह है अहिंसा, और अहिंसा को ही सबसे आधारभूत सिद्धांत इनका माना जाता है। तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तीर्थंकर जैन धर्म में है। तीर्थंकर जैन धर्म में है ना, तीर्थंकर जैन धर्म में है। अगला प्रश्न हो जाता है साथी, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? अणुव्रत जैन धर्म से जुड़ा हुआ है इसी से। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाता है अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? हाँ, यही जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन त्योहार है जो श्वेतांबर समुदाय के द्वारा 8 दिनों के लिए मनाया जाता है और दिगंबर समुदाय के द्वारा 10 लक्षण पर्व के रूप में 10 दिनों के लिए मनाया जाता है? तो यही था ये पर्युषण पर्व, इसे ही मनाया जाता है। जो दिगंबर और है ना, दिगंबर हैं और श्वेतांबर हैं, ये जो श्वेतांबर हैं वो 8 दिनों के लिए मनाते हैं और जो दिगंबर हैं वो 10 दिनों के लिए इसे ही मनाते हैं, पर्युषण पर्व। ठीक है, तो अगला प्रश्न हो जाता है आपका साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल शासक से संबंधित। चोल शासक से संबंधित ये सारे के सारे प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है इसमें, पुहार नगर की नींव किस चोल शासक ने रखी थी? तो ये करियल थे, करिकाल थे। इन्होंने ही चोल शासक ने रखी थी। इनमें थे ये करिकाल ने पुहार नगर की नींव रखी थी। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाता है पुहार या कावेरिनीपट्टम, है ना, कावेरी पट्टनम इनकी निम्नलिखित में से किस राजवंश का पत्तन था? तो पुहार या इसे ही कावेरी पट्टनम कहा जाता है, यह किस राजवंश का पत्तन था? तो ये था चोल वंश का, है ना, चोल वंश का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाता है, आप ध्यान रखेंगे इसे। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो प्राचीन जो चोल साम्राज्य था उसकी राजधानी थी उरैयूर इसे कहा जाता था, यहाँ पर इसकी राजधानी थी। अगला प्रश्न है तंजाउर किस राजवंश की राजधानी थी? तो तंजाउर भी इसकी चोल की राजधानी थी। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाता है निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? तो इनमें से कौन सा था? वांची, तंजौर, मदुरै और त्रिचियापल्ली। तो इनमें से तंजौर जो है ये इनकी राजधानी रही थी। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न है चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासन करते थे? तो चोल वंश था सबसे ज़्यादा दक्षिण भाग में शासन करते थे ये। अगला प्रश्न है चोल राजाओं का शासन था कहाँ पर था? तो इनका शासन सबसे ज़्यादा तमिलनाडु पर था, दक्षिण में ही था ना, तो तमिलनाडु पर सबसे ज़्यादा इनका शासन था। किस राजवंश की कांस्य मूर्तियाँ लुप्त मोम तकनीक का उपयोग करके बनाई जाती थी? तो यही है चोल राजवंश की, है ना, चोल राजवंश की कांस्य मूर्तियाँ। अगला प्रश्न है चोलों द्वारा विकसित दक्षिण भारत के मंदिर की वास्तुकला की विशिष्ट शैली कौन सी थी? तो ये द्रविड़ शैली में बनाते थे। द्रविड़ शैली थी, नागर शैली भी एक होती है। तो द्रविड़ शैली जो है ये दक्षिण भारत की और नागर शैली उत्तर भारत की शैली होती है ना, मंदिर बनाने की वास्तुकला। अगला प्रश्न है चोलों द्वारा विकसित दक्षिण भारत के मंदिर की वास्तुकला की विशिष्ट शैली क्या है? चोलों द्वारा विकसित दक्षिण भारत के मंदिर की वास्तुकला की विशिष्ट शैली कौन सी थी? तो ये थी द्रविड़ शैली, है ना, द्रविड़ शैली हो जाती है। अगला प्रश्न हो जाता है आपका चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? शैव धर्म को इन्होंने संरक्षण प्रदान किया था। जो शैव के धर्म था उसे ही इन्होंने संरक्षण दिया था। अगला प्रश्न है अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? तो सबसे ज़्यादा चोल काल के जो मंदिर है ना वो शिव को समर्पित हैं, क्योंकि शैव धर्म को इन्होंने संरक्षण दिया था ना, तो शिव को ही समर्पित हैं। चोल साम्राज्य यानी राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो चोल साम्राज्य या राजवंश की स्थापना किसने की थी? ये विजयालय, इन्हें कहा जाता था विजयालय, इन्होंने ही इसकी चोल राजवंश की स्थापना की थी या चोल राजवंश की स्थापना की थी। विजयालय भारत के किस राजवंश से संबंधित है? चोल से ही संबंधित है, चोल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शहर कावेरी डेल्टा में
शासक विजयालय द्वारा बनाया गया था। विजयालय द्वारा बनाया गया था। तंजावुर शहर जो था ना, तंजावुर शहर था, ये कावेरी डेल्टा में शासक विजयालय द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है, निशुंभ सूदिनी देवी का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये कौन से हैं? निशुंभ सूदिनी मंदिर, निशुंभ सूदिनी देवी का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनवाया गया था चोल राजाओं के द्वारा, है ना, चोल राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने तंजावुर में निशुंभ सूदिनी देवी का मंदिर करवाया था? तो शासक कौन सा था? शासक की बात करें तो विजयालय ही थे, जो कि पहले राजवंश के शासक थे। ये चोल राजवंश के पहले शासक विजयालय, इन्होंने ही इसका निर्माण किया था। इन्होंने ही तंजावुर में निशंभु सूदिनी देवी का मंदिर भी निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, चोल राज्य को निम्न में से किस राष्ट्रकूट शासक के आक्रमण को झेलना पड़ा था? तो इनके समय में एक राष्ट्रकूट शासक ने आक्रमण किया था। वो कौन था? वो था कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय ने इन पर आक्रमण किया था, तो इन्होंने झेला था। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चोल सम्राट ने वेल्लोर की लड़ाई में पांड्य राजा मारवर्मन राजसिम्हा द्वितीय को हराया था? मारवर्मन राजसिम्हा द्वितीय को हराया था। इनमें से कौन चोल सम्राट था? तो इनमें से चोल सम्राट था परांतक प्रथम। परांतक प्रथम था, इसने ही इसको हराया था भाई। ठीक है। अगला प्रश्न हो जाता है, चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक जो था वो था राजराज चोल, और बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है राजराज चोल। ठीक है। अगला प्रश्न हो जाता है, सबसे शक्तिशाली चोल शासक जाने वाले राजराज प्रथम कब राजा बने थे? तो ये बने थे 985 ईस्वी में। 985 ईस्वी में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली अगर चोल वंश में कोई था तो यही थे राजराज प्रथम। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाता है, 985 ईस्वी में। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका यानी सिंघल को पहले जीता था? तो लंका यानी सिंघल को सबसे पहले किसने जीता था? तो राजराज प्रथम ही थे, इन्होंने ही जीता था, और सबसे शक्तिशाली चोल वंश के राजा यही थे। अगला प्रश्न है, किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? यही थे राजराज। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासक ने चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त करने के लिए मलाया पर आक्रमण किया था? मलाया पर आक्रमण किया था चोलों ने। ठीक है, चोल शासकों ने आक्रमण किया था। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य का एक उदाहरण है? तो चोल साम्राज्य का एक उदाहरण है ऐरावतेश्वर मंदिर। ऐरावतेश्वर मंदिर एक उदाहरण है चोल साम्राज्य का, है ना। चोल साम्राज्य से जितनी भी जो है मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलती हैं, ये सारी की सारी यहीं मिलती हैं ऐरावतेश्वर मंदिर में। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, हाँ अगला चैप्टर नया स्टार्ट होने जा रहा है। अगला है कुषाण वंश। कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल फड़फिसेस। ये कुजुल कड़फिसेस यही थे कुषाण साम्राज्य के संस्थापक। ठीक है। थोड़ा सा नाम जो है कठिन है, लेकिन आपको याद रखना है। थोड़ा सा आप कुजुल याद रखेंगे, कुजुल कुषाण से कुजुल थे। ठीक, ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कनिष्क किस राजवंश का शासक था? तो कनिष्क जो है कुषाण वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है आपका। अगला प्रश्न है, कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है, कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे? तो कनिष्क जो है ये बने थे 78 ईस्वी में, और इसी वर्ष से कनिष्क का जो है 78 ईस्वी से एक जो है कैलेंडर भी लागू होता है। चलिए अगला प्रश्न है, कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। पुरुषपुर इनकी राजधानी थी। अगला प्रश्न है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो पुरुषपुर पेशावर का दूसरा नाम है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है, लगभग 200 साल पहले, है ना, 200 साल पहले किस कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी, या कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी थी? तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन मार्क लगा होता है कौन। ठीक है, कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी? तो ये जो मथुरा थी ना, मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी, लगभग 2000 साल पहले की बात है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? तो ये जो है ये शक काल पर आधारित है, शक संवत पर आधारित है ना, शक संवत पर आधारित है। अगला प्रश्न है, ईस्वी सन 78 से प्रारंभ होने वाले शक संवत का संस्थापक कौन था? तो ये था कनिष्क, और कनिष्क के काल में ही 78 ईस्वी में शक संवत लागू हुआ था, और भारत का जो कैलेंडर है वो इसी पर आधारित है।
भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? तो कनिष्क ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, शक संवत की स्थापना किस में की गई थी? 78 ईस्वी में की गई थी। अभी भी बता 78 ईस्वी में। 57 ईस्वी की बात करें तो 57 ईस्वी में जो है विक्रम संवत की स्थापना की गई थी, है ना। विक्रम संवत की स्थापना की गई थी। शक संवत किसने और कब शुरू किया था? तो शक संवत ने जो है कनिष्क ने 78 ईस्वी ने शुरू किया, 78 ईस्वी में शुरू किया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाता है। कनिष्क ने किया था और 78 ईस्वी में किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? कनिष्क के समकालीन पूछ रहा है, तो कनिष्क के समकालीन थे नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। ऑप्शन नंबर बी में है नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र, ये थे इसके कनिष्क के समकालीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के राजवैद्य थे? हाँ, राजवैद्य की बात करें तो चरक जो है ये इनके राजवैद्य थे और चरक ने ही चरक संहिता लिखा है। जितनी भी आयुर्वेद की दवाएं हैं, औषधियाँ हैं, ये सारी की सारी चरक संहिता में ही मिलती हैं। ठीक है, चरक संहिता में मिलती हैं, तो चरक ने उसको लिखा है। अगला प्रश्न है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो इसके कनिष्क के। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल के थे। अगला प्रश्न है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो कनिष्क के दरबार की शोभा थे चरक और नागार्जुन। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध था? तो चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे चरक। और आपको बता दें कि औषधियाँ जितनी भी आज तक की साइंस जो है, साइंस और जितनी भी दवा से संबंधित जो डॉक्टरेट उपाधियाँ जो सारी जो है संबंधित हैं, वो सारी चरक संहिता से ही ली गई हैं। मतलब कि आज जो दवाएं बनती हैं, है ना, ड्रग्स बनते हैं, ये सारे के सारे इसी से चरक संहिता से ले गए हैं। और चरक बहुत बड़े राजवैद्य थे, इनके चरक के कनिष्क के दरबार पे के, है ना। अगला प्रश्न है, भारतीयों के लिए एक महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था? तो इन्होंने ही करवाया था, कनिष्क ने। कनिष्क जो है, कनिष्क कुषाण साम्राज्य का सबसे महान राजा था, है ना, कनिष्क। तो ये भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था? तो कनिष्क ने ही करवाया था। अगला प्रश्न हो जाता है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो सबसे अधिक वास्तुकला में विकास हुआ था। वास्तुकला इसकी बहुत ही खतरनाक थी, जबरदस्त थी भाई। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में गांधार शैली की कला को किस वंश ने विकसित किया था? तो इन्होंने ही, कुषाण शासकों ने, कुषाण वंश ने इसको गांधार शैली की कला को विकसित किया था। अगला प्रश्न है, कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? कला की जो गांधार शैली है वो कनिष्क के शासनकाल में, है ना, ये कनिष्क के शासनकाल में सबसे ज़्यादा पनपी थी साथी। अगला प्रश्न हो जाता है, भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का नाम क्या था? तो यही थी गांधार शैली, है ना, जो भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को सम्मिलित करने वाली थी, है ना, सम्मिलित करने वाली, एक में मिलाने वाली शैली थी ये गांधार शैली। अगला प्रश्न हो जाता है, कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता था? तो यही थी गांधार कला। कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण को, है ना, यही थी गांधार शैली। अगला प्रश्न है, गांधार कला शैली निम्न के में से किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित थी? तो कौन सी थी वो यूनान था। यूनान की कला से प्रभावित थी ये, तो इसे हम कह सकते हैं इंडो यूनानी कला भी थी ये, है ना, जो इंडिया और यूनान दोनों से मिलकर बनी थी। अगला प्रश्न है, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल के रूप में होने का कारण क्या था? तो तक्षशिला जो था वो प्रसिद्ध स्थल क्यों था, ये पूछ रहा है। तो ये गांधार शैली से संबंधित था, इसीलिए ये गांधार कला से संबंधित था, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था, है ना, तक्षशिला। नेक्स्ट चैप्टर है आपका खिलजी वंश से। तो आपको बता दें कि 13 जून 1290 ईस्वी को किस शासक ने खिलजी वंश की स्थापना की थी? तो ये थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इन्होंने ही खिलजी वंश की स्थापना की थी 13 जून 1290 को, और यहीं से स्टार्ट होता है खिलजी वंश 13 जून 1290 से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने किलोखरी महल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाया? तो ये था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसने ही जो है इसमें किलोखरी महल में अपना राज्याभिषेक किया था और उसे ही अपनी राजधानी बनाई थी इसने। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, जिसका राज्यारोहण के समय आयु क्या थी जिसकी? तो इसकी आयु थी 70 वर्ष, है ना, 70 वर्ष उसकी आयु थी जब उसका राज्यारोहण हुआ था, जब उसका राज्याभिषेक हुआ था। अगला प्रश्न है, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, दिल्ली के
खिलजी सुल्तान थे, कौन थे वे? तुर्क शासक थे वो, तुर्क सुल्तान थे, है ना। खिलजी के तुर्क सुल्तान थे वो, तुर्क। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने सुल्तान यानी कैकुबाद और सुल्तान की हत्या कर खिलजी वंश की स्थापना की थी। तो वो थे क्यूमर्स और ये था कैकुबाद, इन दोनों की हत्या करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी राजा बना था। अगला क्वेश्चन है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने सुल्तान किसकी हत्या कर उसे यमुना नदी में फेंक दिया था? तो कैकुबाद की हत्या कर उसको नदी में फेंक दिया था और उसके बाद में खिलजी वंश की स्थापना की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को निम्नलिखित में से किस सुल्तान को आरिज ए मुमलिक यानी सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी के पद पर नियुक्त किया एवं बरन का सूबेदार बनाया था? तो कैकुबाद था, इसे ही बनाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र इख्तियारुद्दीन को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो इसने खानखाना की उपाधि प्रदान की थी अपने ज्येष्ठ पुत्र इख्तियारुद्दीन को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने दूसरे पुत्र को मुल्तान का सूबेदार बनाकर उसे कौन सी उपाधि प्रदान किया था? तो उसे दिया था अरकली खान की उपाधि। अरकली खान की उपाधि उसे दी थी, है ना। अरकली खान की उपाधि उसे प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने छोटे भाई यगरेश खां को किस पद पर नियुक्त किया था? तो उन्होंने आरिज मुमलिक यानी सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी जो होता है उस पर नियुक्त किया था, उसको अपॉइंट किया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने भतीजे अलमास बेग को अखूर बेग और अलाउद्दीन खिलजी को किस पद पर नियुक्त किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी को जो इन्होंने नियुक्त किया था अमीर तुजुक पद पर अपॉइंट किया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने निम्नलिखित में से कौन सा पद सृजित किया था? तो इसने एक पद सृजित किया था दीवाने वकूफ इन्होंने सृजित किया था पद एक। इसके बाद में है क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था जो हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण रखता था? तो ये था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो हिंदू जनता के प्रति उदार था, है ना। उसके बाद में तो सारे खुखार आएंगे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की आज्ञा से नामक एक दरवेश को केवल राजद्रोह के संदेह पर फांसी दे दी गई थी। तो किसे फांसी दी गई थी? सिद्धि मौला, ये सिद्धि मौला थे, इन्हें ही फांसी दे दी गई थी केवल उसके एक आदेश पर, है ना। मलिक छज्जू जो गयासुद्दीन बलबन का भतीजा था उसे सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था? तो इन्होंने उसे कड़ा मानिकपुर का सूबेदार अपॉइंट किया था। उसके बाद में है, सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने सन 1290 ईस्वी में रणथंभौर तथा सन 1292 ईस्वी में किस पर आक्रमण किया था? तो उन्होंने मंडौर पर आक्रमण किया था, है ना। मंडौर पर आक्रमण किया था उन्होंने। ठीक। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों का वर्णन अपनी किस रचना में दिया है? तो इन्होंने मिफ्ता उल फुतूह नामक रचना में इसका वर्णन दिया है। अगला क्वेश्चन है, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कब की गई थी? तो इसकी हत्या 1296 में की गई थी। इसने अपनी गद्दी संभाली थी 1290 में और 1296 में अलाउद्दीन ने इसकी हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज्य सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी उसका भतीजा भी था और दामाद भी था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान कब घोषित किया था? तो इसने सुल्तान घोषित किया था खुद को 19 जुलाई 1296 को। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी विधिवत रूप से दिल्ली के राज्य सिंहासन पर कब बैठा था? तो ये बैठा था 20 अक्टूबर 1296 को। इसी बीच में यह कई सारी राज्यों को जीतने के लिए बाहर गया हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने द्वारा निर्मित लाल महल में अपना राज्याभिषेक करवाया था। तो किसके द्वारा निर्मित था? तो गयासुद्दीन बलबन के द्वारा निर्मित था, उसी में अपना राज्याभिषेक करवाया था उसने। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी का पिता शहाबुद्दीन मसूद खिलजी किस सुल्तान की सेवा में सैनिक पदाधिकारी था? तो वो था गयासुद्दीन बलबन और उसी की सेवा में वह सैनिक पदाधिकारी था। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? उसका नाम पहले अली गुरसप था, अली गुरसाप, यहाँ पर गुरसाप लिखा, अली गुरसप भी कहा जाता है इसे, है ना।
अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने 1293 ईस्वी में मालवा प्रदेश के भिलसा पर आक्रमण किया, जिससे प्रसन्न होकर सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने उसे आरिज ए मामलुक एवं उसको का सूबेदार नियुक्त किया था। तो उसने मंडौर का सूबेदार नियुक्त किया था, है ना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन तो नहीं है, अगला जो है चैप्टर आएगा पूरा मुगल वंश का। तो ये है, पहला मुगल बादशाह कौन था। तो सबसे पहला मुगल बादशाह जो था वह था बाबर, और बाबर ने ही मुगल सल्तनत की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित से किस वर्ष में की थी। तो इसने की थी 1526 ईस्वी में। इब्राहिम लोदी को मार करके बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, बाबर का जन्म कब हुआ था। तो इसका जन्म हुआ था 1483 में। हाँ, बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष में की थी। तो इसने की थी 1526 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, बाबर का जन्म किस वर्ष में हुआ था। तो इसका जन्म हुआ था 1483 में। 1483 में इसका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह बाबर का पहला नाम क्या था। पहला नाम क्या था। तो इसका नाम जहीरुद्दीन था, और इसी को ही जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बाबर 1526 से 1530 ईस्वी तक किस वंश का शासक था। तो ये था मुगल वंश का शासक था, 1526 से लेकर 1530 तक। अगला क्वेश्चन है, मुगल किसके वंशज थे। तो अब मुगल किसके वंशज है, चांगेज खां के वंशज थे ये। अगला क्वेश्चन है, अपनी पिता की ओर से मुगल किसके वंशज थे। तो मुगल ये जो है तैमूर के वंशज थे पिता की ओर से, और माता की ओर से, तो माता की ओर से की बात करें मातृवंश के आधार पर, तो ये थे चांगेज खां के, है ना, चांगेज खां के माता की तरफ से थे वंशज। अगला है, ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के परवर्ती थे। तो किसके परवर्ती थे। तो ये थे मुगल के परवर्ती थे। मुगल ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के परवर्ती थे, है ना। अगला क्वेश्चन है, किसने जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तब उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। तो वो था बाबर। जब उसने फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया था तब वह केवल 12 वर्ष का था। अगला क्वेश्चन है, पहला मुगल बादशाह बाबर 1494 में जब फरगना की गद्दी पर बैठा तब वह केवल कितने वर्ष का था। तब वह केवल 12 वर्ष का था जब वह फरगना की गद्दी पर बैठा था तब। अगला क्वेश्चन है, बाबर का पुत्र कौन था। इसका पुत्र था हुमायूं। बाबर का पुत्र था हुमायूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई थी। तो इसके बाद हुई थी पानीपत की पहली लड़ाई, जो कि हुई थी 1526 ईस्वी में। इसके बाद में मुगल सत्ता की स्थापना हो गई थी। और आप हमें बताएंगे पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी, कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था। तो 1526 में इसने आक्रमण किया था, है ना। पानीपत का युद्ध हुआ था इसी बीच। किस मुगल बादशाह ने वर्ष 1526 में पानीपत की लड़ाई लड़ी थी। तो ये था बाबर, और इसके विरोध में था एक इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश का था, है ना। अगला क्वेश्चन है, 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लोदी साम्राज्य और किनके बीच लड़ी गई थी। तो लोदी साम्राज्य और बाबर के बीच में लड़ी गई थी। लोदी की तरफ से इब्राहिम लोदी था और इसके बीच में लड़ी गई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। अगला क्वेश्चन है, 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया था। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था ये। अगला क्वेश्चन है, 1526 में पानीपत की लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई थी। तो ये लड़ी गई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो पहली लड़ाई 1526 में, दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी 1556 में लड़ी गई थी, है ना। 1556 में लड़ी गई थी अकबर और हेमू के बीच में। अगला क्वेश्चन है, 1526 में पानीपत युद्ध में किसको बाबर ने पराजित किया था। तो इब्राहिम लोदी को किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन तो नहीं है, इसके बाद में आएगा दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत के क्वेश्चन है निम्नलिखित में को काल क्रमानुसार रखें। तो सबसे पहले कौन आया था। तो सबसे पहले की बात करें तो सबसे पहले आए थे इलबरी तुर्क, 1 नंबर पर हो गए। दूसरा नंबर है ये आए थे खिलजी दूसरे नंबर पर। उसके बाद में आए थे तुगलक 3 नंबर पर। और उसके बाद में आए थे सैयद 4 नंबर पर। उसके बाद में आए थे लोदी, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है।
अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में स्थापित राजवंशों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो सबसे पहले खिलजी वंश आया, उसके बाद तुगलक वंश आया, उसके बाद सैयद वंश आया, उसके बाद लोधी वंश आया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। इसके बाद में आता है, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? तो सबसे पहला मुस्लिम राजवंश गुलाम वंश था। गुलाम वंश ने सबसे पहले भारत पर मुस्लिम राजवंश के रूप में शासन किया था। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? यही था भाई, पहला मुस्लिम राजवंश गुलाम राजवंश था, है ना। गुलाम राजवंश था पहला मुस्लिम। अगला क्वेश्चन है, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? ये था गुलाम वंश। 2 बार रिपीटेड क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गौरी के सेनापति थे जिन्होंने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की? तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ही सबसे पहले गुलाम वंश की स्थापना की थी इसने। किस वंश कौन सा वंश था जिसने 1206 से 1290 तक उत्तर भारत पर शासन किया? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था, और वह था गुलाम वंश। गुलाम वंश को 1206 में स्थापित किया गया था और 1296 तक उसने 1290 तक उसने शासन किया, और 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। तो इसका ऑप्शन हो जाता है ए सही, गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश जो था वह था मामलुक राजवंश। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मामलुक राजवंश का संस्थापक कौन था? तो मामलुक राजवंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इलबारी वंश यानी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? प्रथम शासक कौन था? तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक, पहला शासक था, मुस्लिम रूप में आया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का शासन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था 1206 ईस्वी में, है ना। 1206 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर शासन किया था? तो दिल्ली पर शासन इसने 1206 में किया था और 1210 तक चला था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ था? तो ये समाप्त हुआ था 1526 ईस्वी में, है ना। उसके बाद मुगल वंश आ गया था। इसके बाद में है, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? इसकी राजकीय भाषा कौन सी थी? राजकीय भाषा इसकी थी फारसी। फारसी भाषा में ये सारी थी, है ना। उसके बाद में है, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, इसका निर्माण शुरू किया था। कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का नाम सूफी संत के नाम पर रखा गया है, और सूफी संत कौन है? तो वो थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, है ना। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे। अगला क्वेश्चन है, शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ पर है? तो ये है दिल्ली में। दिल्ली में इनकी दरगाह है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? तो दिल्ली का कुतुब मीनार कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 12वीं शताब्दी में। 12वीं शताब्दी में ये बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें हैं? तो कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें हैं? तो इसमें मंजिलें हैं 5 मंजिलें हैं इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की ऊंचाई मीटर में लगभग कितनी है? मीटर में लगभग 73 मीटर है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? तो कुतुब मीनार वो था इल्तुतमिश जिसने पूरा किया था, है ना। कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। कुतुब मीनार किस आर्किटेक्ट का एक उदाहरण है? तो कौन सा आर्किटेक्चर है वो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, इंडो इस्लामिक के तरीके से बनाया गया है कुतुब मीनार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कुतुब परिसर का भाग नहीं है? तो ये वो जो बुलंद दरवाज़ा है ये कुतुब परिसर का भाग नहीं है, बाकी कुतुब मीनार, अलाई दरवाज़ा, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ये सारे के सारे कुतुब परिसर का भाग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? तो ये कुतुब मीनार विश्व विरासत स्थल में है, अलाई दरवाज़ा, है ना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नहीं है। और अब अगला चैप्टर है सूफी और भक्ति आंदोलन। तो इसका पहला क्वेश्चन है, निजामुद्दीन औलिया का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था लाहौर में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रुद्र संप्रदाय से संबंधित है? रुद्र संप्रदाय से संबंधित है ये वल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अमृतसर शहर की नींव रखी थी? अमृतसर शहर की नींव किसने रखी थी? तो ऑप्शन नंबर से ये सही हो जाता है, गुरु रामदास ने रखी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार की उपाधि प्रदान की थी? तो ये था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं, इन्होंने ही बख्तियार की उपाधि उन्हें दी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने
कलंदरिया संप्रदाय की स्थापना की थी? तो ये कलंदरिया संप्रदाय की स्थापना की थी अब्दुल अजीज मक्की ने। ठीक है, अब्दुल अजीज मक्की ने। निम्नलिखित में से किसने कामरूप, जो कि असम को कहा जाता था पहले कामरूप, ये भी एक क्वेश्चन बहुत बड़ा है कि असम को पहले क्या कहा जाता था, उसे कामरूप कहा जाता था भाई मेरे। वैष्णव धर्म का प्रचार किया था, तो कामरूप में वैष्णव धर्म का प्रचार किसने किया था? तो ये थे शंकर देव, और ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है, शंकर देव ने वहाँ पर प्रचार किया था वैष्णव धर्म का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक महान संगीतकार भी थे? तो संगीतकार ये थे पीर बुधन। पीर बुधन जो थे ये एक बहुत बड़े संगीतकार भी थे। अगला क्वेश्चन है, दारा सिकोह निम्नलिखित में से किस सूफी संप्रदाय का अनुयायी था? दारा सिकोह जो था यह कादरी संप्रदाय का अनुयायी था, कादरी संप्रदाय का अनुयायी था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सूफी संत यानी सूफी सिलसिले ने संगीत को अपनाया था? तो ये चिश्ती संप्रदाय जो था इसने संगीत को अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संत चिश्ती सिलसिले से जुड़ा हुआ था? तो ये थे शेख हमीनुद्दीन। शेख हमीनुद्दीन जो थे ये जुड़े हुए थे उससे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संत नक्शबंदी क्रम से जुड़ा था? तो नक्शबंदी क्रम से जुड़े हुए थे शेख अहमद सरहिंदी। शेख अहमद सरहिंदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संत कादरी सिलसिले से जुड़ा हुआ था? तो कादरी सिलसिले से जुड़े हुए कौन थे? तो सैयद मखदूम जिलानी। सैयद मखदूम जिलानी इसमें थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संत सुहरावर्दी सिलसिले से जुड़ा हुआ था? तो सुहरावर्दी सिलसिले से सैयद मखदूम जिलानी, सैयद मखदूम जिलानी नहीं थे। ये है ऑप्शन नंबर बी, शेख बहाउद्दीन जकारिया। ये सूफी संत सुहरावर्दी सिलसिले से जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से भक्ति संत शुद्धाद्वैत संप्रदाय से संबंधित थे? शुद्धाद्वैत संप्रदाय से संबंधित थे वल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भक्ति संत द्वैताद्वैत संप्रदाय से संबंधित थे? द्वैताद्वैत से निम्बार्क संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भक्ति संत द्वैत संप्रदाय से संबंधित थे? द्वैत संप्रदाय से संबंधित है ये माधवाचार्य। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भक्ति संत विशिष्टाद्वैत संप्रदाय से संबंधित थे? तो ये थे रामानुज, और ये विशिष्टाद्वैत संप्रदाय से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने संस्कृत में वेदांत सूत्र पर भाष्य लिखा था? तो वेदांत सूत्र पर भाष्य लिखा था इन्होंने, और ये थे वल्लभाचार्य। इन्होंने ही वेदांत सूक्त पर भाष्य लिखा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सूफी संत को मुजहिद की उपाधि दी गई थी? तो ये मुजहिद की उपाधि दी गई थी इनको। ऑप्शन नंबर बी हो जाते हैं ये शेख अहमद सरहिंदी। शेख अहमद सरहिंदी हो जाते हैं ये। अगला क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? तो पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य थे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से है, इंडियन नेशनल मूवमेंट से हैं। तो चलिए उनको भी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है? तो 1857 का जो विद्रोह था उसे ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये मेरठ से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह जो था किसके शासनकाल में हुआ था तथा किसके खिलाफ था? तो ये लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था और ब्रिटिश शासन के खिलाफ में था। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ थे? तो ये दिल्ली में, कानपुर में, लखनऊ, इलाहाबाद, झांसी, जगदीशपुर, इन सब में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का पहला चिन्ह क्या था? हाँ, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? तो कमल और रोटी इसका चिन्ह था, तो इसे कमल का फूल और रोटी भी कहते हैं। और बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 6 है, तो बंगाल का विभाजन किया गया था 1905 में, और उस समय गवर्नर था लॉर्ड कर्जन। ठीक है। उसके बाद में है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस सन में स्थानांतरित हुई थी? 1911 में, क्योंकि 1911 में जॉर्ज पंचम पहली बार ब्रिटिश जो है राजा भारत में आए थे। ठीक है, तो 1911 में ही इसको स्थानांतरित किया गया था। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए 1919 में कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो 1919 में काला कानून जिसे कहा जाता है रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। रॉलेट कानून पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज वेदांत कॉलेज की स्थापना तथा सती प्रथा का अंत किसके द्वारा हो सका? तो ये हुआ था राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 1857 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, इन्हीं के प्रयासों से ये बनाया गया था विधवा पुनर्विवाह कानून। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो A.O. ह्यूम एक जो है एडवर्ड ऑक्टिव ह्यूम को जाता है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय।
अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। लेकिन स्वतंत्र भारत के पहले अगर गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। लेकिन ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ये थे भारतीय और वो थे ब्रिटिश। तो पहले की बात करें तो माउंटबेटन थे और पहले भारतीय की बात करें तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? तो क्लीमेंट एटली ने की थी, क्योंकि क्लीमेंट एटली ही प्रधानमंत्री बन चुके थे उस समय 1947 में 1946 में। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को। और लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना को जगाने के लिए शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन किया गया था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने की थी। और समाज से अछूत प्रथा को समाप्त करने की मांग किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर उस समय अछूत प्रथा को खत्म ना करते तो आज भी चल रही होती। ठीक है, तो अगला प्रश्न है साथी, अगला प्रश्न है, खुदाई खिदमतगार के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है खुदाई खिदमतगार के नाम से। और सीमांत गांधी भी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो लाहौर षड्यंत्र केस था, उसमें इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। जब स्वतंत्र भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो श्रमिक दल यानी लेबर पार्टी की सरकार थी वहाँ पर। उसके बाद में है, देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो भारत इतना बड़ा आज राष्ट्र भी ना होता, इसमें कई सारे राजा भी पड़े होते अभी। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? तो लाल किला दिल्ली में चलाया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसमें गोली किसने चलवाई थी? तो जनरल डायर आर था। यहाँ पर केवल जनरल डायर लिखा है और वो था जनरल डायर आर। ठीक है, तो जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? तो जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो ऊधम से। उस समय ऊधम सिंह 13 वर्ष के थे और वो जाकर के ब्रिटेन में उसको मार करके आए थे जनरल डायर आर को। उसके बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को, उसी समय बैसाखी का दिन था, उसी दिन हुआ था। चौरी चौरा कांड कब और कहाँ पर हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक गांव है उसका नाम है चौरी चौरा, और उसी में लगभग 23 गार्डों को जिंदा जला के दिया गया था उसी थाने में। साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो 1927 में नहीं आया था, 1928 में आए थे। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका, गांधी जी नमक कानून तोड़ने के लिए कब चले थे और कब दांडी पहुंचे थे? तो 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से चले थे और 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे थे। उसके बाद में है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में गांधी इरविन समझौता हुआ था। उसके बाद में है, पूना समझौता कब और किसके बीच में हुआ था? तो पूना समझौता 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। उसके बाद में है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कहाँ पर कैद किया गया था? तो आगा खां पैलेस में कैद किया गया था। जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ था उसी बीच गांधी जी को बंद कर दिया गया था। तो वो कहाँ पर बंद हुए थे? तो आगा खां पैलेस में बंद हुए थे। उसके बाद में है, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत के 2 टुकड़े कर दिए गए, भारत और पाकिस्तान के रूप में। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी थे और मेरठ की औरतें थी, उन्होंने ही दी थी। प्रियदर्शिनी नामक उपनाम है इंदिरा गांधी का, प्रियदर्शिनी, और इंदिरा गांधी को आयरन लेडी भी कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। वह क्रांतिकारी कौन था जो बाद में महान योगी बन गया था? तो वह थे अरविंद घोष। ये स्वतंत्रता संग्राम के बाद में महान योगी बने थे अरविंद घोष। अगला क्वेश्चन है, शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो शहीद आजम के नाम से भगत सिंह जाने जाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में है? ग्वालियर में है। ऑप्शन नंबर जे हो जाता है सही। ठीक है, मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम किस वर्ष मुसलमानों के लिए प्रथम राष्ट्र की मांग की थी? तो 1940 में सबसे पहले मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो पहला स्वतंत्रता संग्राम जो था उसके समय में लॉर्ड कैनिंग था और 1857 की बात है। ठीक है, तो 1857 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत की यात्रा पर आने वाले पहले ब्रिटिश सम्राट कौन थे? जॉर्ज पंचम थे। ये 1911 में भारत को आए थे। ठीक है, और इसके बाद में है अगला क्वेश्चन, भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली थी।
अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन कब संबोधित किया था? तो 1803 में शिकागो में, 1803 में और 1893 में शिकागो में इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था। कौन से वर्ड थे? भाइयों और बहनों के नाम से। ठीक। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो बेलगांव में हुआ था ये, और हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में चुना गया था 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। इस समय महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष थे, हेड थे, प्रेसिडेंट थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो सरोजिनी नायडू थी। अगला क्वेश्चन है, बारदोली आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था, और बारदोली की महिलाओं ने ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। चलिए साथी, क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्त। बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, और अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्त तक शेयर भी कर देना। तो चलिए मिलते हैं दूसरी क्लास में। इसका सेकंड पार्ट जल्द ही आएगा, अभी उसकी कोशिश में लगे हुए हैं हम। बस